नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम RH कारक के बारे में जानेंगे कि RH कारक होता क्या है। कल हमने रक्त एवं रक्त समूह के बारे में जाना था कि ब्लड्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, किसके आधार पर। RBC के ऊपर जो प्रतिजन पाई जाती हैं उसके आधार पर ब्लड्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, A, B, AB और O। ये तो आपने सुना ही होगा 4 ग्रुप्स। आज हम जानेंगे कि जो रक्त में RH कारक पाया जाता है या RH प्रोटीन पाई जाती है, उसके कारण कुछ रक्त समूह तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन कुछ रक्त समूह नेगेटिव होते हैं। जैसे आपने सुना हो तो किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव। तो ये तो हमने जान लिया था कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो A, B, AB और O क्यों होते हैं। आज हम जानेंगे कि इन पर जो प्रोटीन, ये जो प्लस और माइनस या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं, उसका कारण है RH कारक। ब्लड में एक RH प्रोटीन पाई जाती है, उसके कारण जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। तो पहले RH कारक के बारे में जान लेते हैं। RH कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर व विनर ने की थी। किसमें? मकाका रिसस बंदर में की थी। मकाका रिसस बंदर के रक्त में RH कारक या फिर RH प्रोटीन की खोज की थी। RH कारक होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो 417 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो किसके मिलकर बना होता है? अमीनो अम्लों से। तो जो RH कारक है वो एक प्रोटीन है और वो 417 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ये RH कारक जो होता है वो रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। तो जिस ब्लड ग्रुप में RH कारक पाया जाएगा या फिर RH प्रोटीन पाई जाएगी तो वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या फिर RH पॉजिटिव कह सकते हैं। इसमें संसार के 85% व्यक्तियों में RH पॉजिटिव पाया जाता है, यानी संसार के 85% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ब्लड ग्रुप में RH कारक पाया जाता है या फिर RH नामक प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन 15% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें RH कारक नहीं पाए जाते हैं। RH कारक पाया जाएगा उसे तो क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है वो किस में चली जाएगी? जो ब्लड है उसमें RBC पर जो प्रतिजन पाई जाती है उसके आधार पर तो ब्लड ग्रुप हो गए, और उसमें अगर RH कारक और पाया जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और नहीं पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? RH नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो RH प्रोटीन या RH कारक के कारण होते हैं। रक्त में पाई जाने वाली जो RH प्रोटीन होती है वो 5 प्रकार की होती है। RH कैपिटल D, RH कैपिटल E, RH कैपिटल C और RH कैपिटल स्मॉल E और RH स्मॉल C। ये 5 प्रकार की होती है। तो आपको ये याद रखना है कि RH कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जिसमें से हम आगे अभी RHD के बारे में पढ़ेंगे। RH कारक 5 प्रकार का होता है, ये बात आपको याद रखनी है, और इनके जो प्रकार हैं वो भी आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक है गर्भ रक्ताणु को रखता है। इसे समझने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अब समझते हैं गर्भ रक्ताणु को रखता किसे कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि जो माता होती है या फिर माँ होती है उसमें जो रक्त होता है उसमें वो रक्त RH माइनस होता है, यानी उसके रक्त में RH प्रोटीन नहीं पाई जाती है, RH कारक नहीं पाया जाता है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु में जो भ्रूण होता है उसमें RH प्रोटीन पाई जाती है, यानी वो पॉजिटिव होता है, RH कारक पाया जाता है। अब इस रोग में RH पॉजिटिव तो गर्भस्थ शिशु होता है और RH नेगेटिव माँ होती है। अब जब प्रथम प्रसूव होगा तो क्या होगा? जैसे इस रोग में क्या होता है एक बार फिर से बता देते हैं। अगर माता के रक्त में RH कारक नहीं पाया जाता, यानी उसका जो ब्लड ग्रुप हो वो नेगेटिव हो, और गर्भस्थ शिशु में RH प्रोटीन पाया जाता हो, यानी गर्भस्थ शिशु का रक्त RH पॉजिटिव हो, तो क्या होगा? प्रथम प्रसव के दौरान अब भ्रूण के रक्त में क्या है? RH प्रोटीन है। अब प्रथम प्रसव होगा तो इन दोनों का रक्त मिल जाएगा, जिससे माता के अंदर RH प्रोटीन चला जाएगा। मध्यावस्था में RH प्रोटीन चला जाएगा, यहाँ पर RH प्रोटीन चला गया। अब माता के रक्त में पहले RH
प्रोटीन नहीं था, आरएच प्रोटीन नहीं था, अब आरएच प्रोटीन आ गया है, तो माता के रक्त में प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा। प्रतिरक्षियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा। अब ये प्रतिरक्षी क्या करेंगी, इस आरएच प्रोटीन को नष्ट कर देंगी। माता के रक्त में जो आरएच प्रोटीन आया हुआ है इसको नष्ट कर देंगी। ये आप प्रतिरक्षी कौन सी होती हैं, आरएचडी। आरएचडी प्रतिरक्षी होती हैं ये, जो आरएच प्रोटीन को नष्ट कर देती हैं। अब माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया, आरएचडी प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया, जो क्या करती हैं, आरएच प्रोटीन को नष्ट कर देती हैं। अब मध्यावस्था में तो आरएच प्रोटीन होता नहीं है क्योंकि यही नष्ट हो गया। अब मध्यावस्था में क्या होता है, माता के रक्त में प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है, आरएच प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है, जो क्या करते हैं, आरएच प्रोटीन को नष्ट करने का कार्य करती है। अब द्वितीय गर्भावस्था के दौरान क्या होगा, अब भी आरएच प्रोटीन माता के अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पर नष्ट हो गया। यहाँ पर आरएच जो कारक है वो माता के अंदर उपस्थित नहीं है। अगर द्वितीय गर्भावस्था के दौरान भी यदि भ्रूण में आरएच कारक पाया जाए, यानी उसका रक्त आरएच पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, माता के अंदर जो प्रतिरक्षियों का निर्माण हुआ है वो प्रतिरक्षी क्या करेंगी, जो भ्रूण के अंदर जो रुधिर होता है, आरबीसी होती है, उसको नष्ट करने का कार्य कर देती है, क्योंकि इसमें आरएच पॉजिटिव पाया जाता है या फिर आरएच कारक पाया जाता है। जो प्रथम गर्भावस्था के दौरान क्या हुआ था, माता के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया। जो द्वितीय गर्भावस्था में क्या करेंगी, जो प्रतिरक्षी उत्पन्न हुई हैं, ये भ्रूण के आरबीसी को नष्ट करने लग जाएंगी। भ्रूण के आरबीसी को नष्ट क्यों करने लग जाएंगी, क्योंकि इसमें भ्रूण के रक्त में आरएच प्रोटीन पाया जा रहा है और ये प्रतिरक्षी क्या करती हैं, आरएच को खत्म करने का कार्य करती हैं। तो ये जो प्रतिरक्षी हैं वो भ्रूण के आरएच को नष्ट करने का कार्य करेंगी, यानी उसकी आरबीसी को नष्ट कर देंगी, जिससे उसमें रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाएगी। रुधिर लयनता यानी रक्त की कमी उत्पन्न हो जाएगी या फिर रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाएगी। रक्त की कमी होने से भ्रूण की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर इसका जन्म होता है। भ्रूण का जन्म होता है तो शिशु अत्यंत कमजोर होता है, शिशु अत्यंत कमजोर होता है। इसके साथ ही उसमें हिपेटाइटिस रोग पाया जाता है। हिपेटाइटिस रोग क्या होता है, अगर किसी स्थान पर, शरीर के किसी स्थान पर अगर हमें चोट लग जाए तो अगर हमारे हिपेटाइटिस रोग है और अगर शरीर पे चोट लग जाए तो वहां से रुधिर का निकलना प्रारंभ हो जाता है, रुधिर निकलने लग जाता है। तो हिपेटाइटिस रोग क्या होता है कि जहां से रुधिर निकल रहा है वहां पर थक्का नहीं जमता, रुधिर का थक्का नहीं जमता। अब ये थक्का जमाने का कार्य कौन करती है, हमने पिछली वीडियो में जाना था, प्लेटलेट्स करती हैं, यानी उसकी प्लेटलेट्स नष्ट हो जाती हैं। हिपेटाइटिस रोग में प्लेटलेट्स काम करना बंद कर देती हैं, यानी रुधिर का थक्का बनाना बंद कर देती हैं, जिससे रुधिर वहां से निकलता ही रहता है, लगातार निकलता रहता है। अब लगातार निकलने के कारण उसमें रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो शिशु में जो उत्पन्न रोग है अत्यंत कमजोर होता है और हिपेटाइटिस रोग होता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता किसे कहते हैं, जो शिशु में अत्यंत कमजोरी हो जाती है या फिर हिपेटाइटिस रोग होता है, उस रोग को ही हम क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता किसे कहते हैं। यदि माँ के रक्त में आरएच कारक नहीं पाया जाए, यानी माँ का रक्त आरएच नेगेटिव हो और गर्भस्थ शिशु जो भ्रूण है उसके रक्त में आरएच पॉजिटिव पाया जाए या फिर आरएच कारक पाया जाए, तो क्या होगा, माता के अंदर आरएच प्रोटीन नहीं है और भ्रूण के अंदर आरएच कारक है। अब आरएच कारक इसमें आ जाएगा, माता के अंदर आ जाएगा। अब माता के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा, आरएचडी प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा। ये आरएचडी प्रतिरक्षी क्या करती हैं, आरएच प्रोटीन को नष्ट करने का कार्य करती हैं। ये चूंकि ये माता के रक्त में आरएच प्रोटीन आ गया, अब इसको नष्ट करने के लिए ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है और इसको नष्ट कर देती है। अब ये माता के अंदर उपस्थित हो गई, ये आरएचडी प्रतिरक्षी माता के अंदर उपस्थित हो गई, माता के रक्त में उपस्थित हो गई। अब मध्यावस्था में भी ये उपस्थित है। द्वितीय गर्भावस्था के दौरान क्या होगा, जो प्रतिरक्षी हैं, आरएचडी प्रतिरक्षियों का निर्माण हुआ है, वो क्या करेंगी,
यदि दोबारा से द्वितीय गर्भावस्था के दौरान भी अगर भ्रूण के रक्त में RH कारक पाया जाए तो ये प्रतिरक्षी क्या करेंगी, इस RH कारक को नष्ट करने का कार्य करती है, जिससे जो भ्रूण होता है उसमें रुधिर की कमी हो जाती है, यानी रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाती है। या तो रुधिर लयनता के कारण या तो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, या फिर जब शिशु का जन्म होता है तो वो अत्यंत कमजोर होता है और हेपेटाइटिस रोग से ग्रस्त होता है। हेपेटाइटिस रोग, इस रोग को कहते हैं अत्यंत कमजोरी, और हेपेटाइटिस रोग को क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता। यानी जो गर्भ रक्ताणु कोरकता होती है वो ना तो माता के अंदर होती है ना प्रथम भ्रूण के अंदर होती है। ये कहाँ होती है, जो दूसरा भ्रूण होता है उससे शिशु का निर्माण होता है, उस शिशु में गर्भ रक्ताणु कोरकता होती है। गर्भ रक्ताणु कोरकता में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये रोग कब होता है, जब माता के अंदर RH प्रोटीन नहीं पाई जाती है। माता के अंदर RH प्रोटीन नहीं पाई जाती है, यानी माता के रक्त में RH प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, और जो गर्भस्थ शिशु है उसके रक्त जो पहला भ्रूण है इसमें RH प्रोटीन होना अनिवार्य है। अगर यहाँ पर RH प्रोटीन नहीं होगा तो माता के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होगा, और प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होगा तो ये आगे चलकर भ्रूण के विज्ञान जो भ्रूण है उसकी RBC को नष्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, माता के रक्त में RH प्रोटीन नहीं होना चाहिए, RH प्रोटीन नहीं होना चाहिए, यानी माता का रक्त RH नेगेटिव होना चाहिए, और भ्रूण के अंदर RH पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों बातें अनिवार्य हैं इस रोग में। और द्वितीय गर्भावस्था के दौरान भी जो भ्रूण बना है, दूसरा भ्रूण बना है, इसमें भी RH प्रोटीन होनी अनिवार्य है। अगर यहाँ पर RH प्रोटीन नहीं होगी तो क्या होगा, अगर यहाँ पर RH प्रोटीन नहीं होंगी तो ये जो प्रतिरक्षी हैं ये RBC को नष्ट नहीं करेंगी, जिसके कारण जो शिशु है उसमें हेपेटाइटिस रोग नहीं होगा और गर्भ रक्ताणु कोरकता नहीं होगी। तो इसके लिए 3 अनिवार्य बातें क्या हैं, माता का रक्त में RH प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, यानी माता का रक्त RH नेगेटिव होना चाहिए, और प्रथम भ्रूण बना है इसका रक्त कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा जो भ्रूण है उसमें भी RH पॉजिटिव रक्त होना चाहिए। अब इसकी उपचार की बात करें कि गर्भ रक्ताणु कोरकता से जो दूसरा शिशु है उसको किस प्रकार बचाया जा सकता है या फिर उसका उपचार क्या है। तो जब प्रथम प्रसव होता है, यानी पहले बच्चे का जन्म होता है, प्रथम शिशु का जन्म होता है, उसके 24 घंटों के अंदर IgG का टीका लगाना चाहिए। माता को IgG का टीका लगाना चाहिए। एक प्रतिरक्षी है, ये प्रतिरक्षियों के प्रकार में हमने पढ़ लिया। ये क्या होती है, एंटी RH प्रतिरक्षी होती है। यानी जब हमने पढ़ा था अभी कि माता में जब भ्रूण का रक्त मिल जाता है, यानी उसमें RH प्रोटीन आ जाती है, तो उसमें RH प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है, या फिर RH-D प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है। ये क्या करती हैं, आगे जो दूसरा भ्रूण होता है उसकी RBC को नष्ट करती हैं। अब जब IgG का टीका लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, ये IgG का टीका, इसे हम रोहोगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। ये क्या करता है, माता के अंदर IgG का टीका लगा दिया जाता है। अब ये जो IgG प्रतिरक्षी होती है ये क्या करता है, जो RH प्रोटीन आया है भ्रूण से, जो RH पॉजिटिव आया है इसको नष्ट कर देती है। ये IgG RH प्रोटीन को नष्ट कर देती है, और जब RH प्रोटीन नष्ट हो जाता है तो इसमें RH-D प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है। इसको नष्ट करने के लिए, ये नष्ट पहले ही हो गई तो इसको नष्ट करने के लिए रक्त में RH-D प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं होंगी। तो इस कारण इसे IgG को क्या कहा जाता है, एंटी RH-D प्रतिरक्षी भी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये RH-D प्रतिरक्षियों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, फिर RH-D प्रतिरक्षियों को निर्मित नहीं होने देती है। क्यों निर्मित नहीं होने देती है, क्योंकि IgG जो टीका होता है ये RH प्रोटीन को नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है। इसलिए इसे एंटी RH-D कोशिकाएं भी कहते हैं, या फिर एंटी RH-D प्रतिरक्षी भी कहते हैं।